सिंध में जो रॉ का नेटवर्क पकड़ा है उन्होंने, जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये रॉ बड़ी कामयाबी है और ये आईबी ने ये कामयाबी हासिल की है। इंडियन मीडिया इस पे जो एक दावा कर रहा था वो ये था कि जो रॉ है वो वहाँ एक्नॉलेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया ने उसको उस तरह तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान का जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको टारगेट किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे ओहदों पे सरकारी फाइज अफसर हैं। सरकारी अफसर हैं जो अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। 13 साल बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश है। जी जी। तो वहाँ पे उनके जाने से पहले ही एक तो खबर आ गई, जो MOU साइन होने जा रहा है वो ये है कि वहाँ हम बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने सफारतकारों को और अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। जनरल कमरुल इस्लाम आए थे, वो एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू से मिले थे और उन्होंने पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदने की बात की थी। और GF-17 थंडर के वो 32 यूनिट्स लेना चाहते हैं और एक यूनिट की कीमत जो है वो $25 मिलियन है। अच्छा, इसका लेकिन इंडिया तो खुश नहीं होगा बांग्लादेश को हम जंगी हथियारे बेचेंगे तो। नहीं, इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के जो बॉर्डर के साथ उनकी 4 रियासतें इंडिया की हैं, वो सारी ट्रबल्ड रियासतें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। ये एक सिक्योरिटी का वीलॉग है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी के मामला डिस्कस होते हैं। डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं इस वीलॉग में और हम इकट्ठे दोनों ज़रा नाजरीन को आलमी मामलात और सिक्योरिटी मामलात पर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो आईबी ने जो कामयाबी हासिल की है और सिंध में जो रॉ का नेटवर्क पकड़ा है उन्होंने, जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये रॉ बड़ी कामयाबी है और ये आईबी ने ये कामयाबी हासिल की है। और जो बलूचिस्तान का प्रोफेसर है ना, हाँ, हाँ। वो भी आईबी ने पकड़ा है। अच्छा, वो IB की ऑपरेशन था। वो भी आईबी का ऑपरेशन था, वो भी आईबी ने पकड़ के दिया है। और जो ये टेररिज्म के हवाले से जो है ना, आईबी को काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और ये जो रॉ के लिए जो अब नेटवर्क पकड़ा गया है, ये अब्दुर्रहमान डिस्ट्रिक्ट बदीन थाना मातली में टारगेट किलिंग करके कत्ल, ये टारगेट किलिंग का नेटवर्क है। आपको पता है ये रॉ असल में पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से एक टारगेट किलिंग हो रही थी और ये हमें उन लोगों के बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं थी, लेकिन इंडियन मीडिया इस पे जो एक दावा कर रहा था वो ये था कि जो रॉ है वो वहाँ एक्नॉलेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया ने उसको उस तरह तवज्जो नहीं दी। वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि वो मसूद अज़हर और लश्कर तैयबा से मुंसलिक अफराद जो हैं उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये मीरपुर में भी वाक़यात हुए थे, सिंध में भी हुए थे, ये यहाँ पंजाब में भी हुए हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं और ये वाकई रॉ ऑपरेटेड ऑपरेशन थे सारे। रॉ ऑपरेटेड। तो बहरहाल हमने आईबी ने सीटीडी सिंध के साथ मिलकर कराची में और बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क और बीएलए का नेटवर्क तोड़ा है और हमें कामयाबी मिली है। असल में मैं ये समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, हम समझते तो हैं कि फ़ौज लड़ रही है, लेकिन टेक्निकली इसका फ्रंट लाइन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं। हाँ, किसी भी मुल्क में ये तो हमेशा इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ठीक काम कर रही हों और वो दुश्मन का या फितना और खारिज का रॉ का नेटवर्क तोड़ती जाएं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे ये जो बलूचिस्तान में प्रोफेसर साहब पकड़े गए हैं, उनके साथ और अफसरान भी मुलव्वस हैं। एक उनके साथ बड़ा असल में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बलूचिस्तान का जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको टारगेट किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे ओहदों पे सरकारी फाइज अफसर हैं। सरकारी अफसर हैं जो अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। उनकी ऐसी जेन साजी की गई है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस हैं और वो रॉ के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक साजिश है और इसको वो अगर जड़ से उखाड़ फेंका जाए तभी बलूचिस्तान में अमन मुमकिन होगा। अब तो रॉ के 6 मुलज़िम उन्होंने पकड़े हैं जी। और उनसे रिकवरीज भी हुई हैं असले की और सब कुछ की, और उनके इंडियन कनेक्शंस भी पकड़े गए हैं। तो मैंने कहा ज़रा कोई अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और फिर हम ये भी समझते हैं कि सारा काम ISI कर रही है। नहीं, अच्छी ठीक है ना? नहीं, ISI का भी एक अपना रोल है, IB का अपना रोल है, इसी तरह पुलिस की जो स्पेशल फोर्स है उसका अपना रोल है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, CTD का अपना रोल है। ये सारे मिलके ही अगर काम करेंगे तो काम जो है वो बेहतर होगा। तो आज मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो बड़ी खबर है सफारती हवाले से, वो 13 साल बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश है। जी जी। तो
वहाँ पे उनके जाने से पहले ही एक तो खबर आ गई, जो एमओयू साइन होने जा रहा है वो ये है कि वहाँ हम बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने सफारतकारों को और अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। उसके अलावा वहाँ क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एक तो बड़ी सिग्निफिकेंस है जो कम होता है कि इस्हाक डार साहब वहाँ की सियासी जमातों को मिले हैं। हम्म, अच्छा, यूजुअली जब किसी मतलब जैसे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आया तो बहुत कम होता है कि वो कोई सियासी जमातों को मिले, हुकूमत से ही बातचीत होती है। लेकिन आप देखें इस्हाक डार साहब जमात इस्लामी के वफ़द को मिले हैं, और सिटीज़न एक जो नौजवानों की नई जमात बनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जिसने हसीना जिसको 15 साल इक़्तिदार का तख्ता उल्टा है उसने। तख्ता उल्टा है जिन नौजवानों ने, और वो आगे अब इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। तो एक तो मुझे लगता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बांग्लादेश में नज़र आ रही है। बिल्कुल है। आप ये इस देखेंगे दफ़ा 14 अगस्त पे वहाँ पे कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के झंडे भी वहाँ पे उन्होंने उठाए हुए थे। हाँ, तो पाकिस्तान की सियासी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, चंद माह पहले पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा जो हैं, वो बांग्लादेश गई थी। अच्छा। उन तब भी हमें बड़ा लगा कि बड़ा ब्रेक थ्रू है, और तब ये कहा जा रहा था कि इसके फ़ौरन बाद डार साहब जाएंगे। हम्म, लेकिन तब बांग्लादेश के जो सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने एक बयान दे दिया हमारी सेक्रेटरी खारजा के जाने के बाद कि जब तक पाकिस्तान 71 के जंगी जराइम पे माफ़ी नहीं मांगेगा, पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। हम्म, वो फिर एक सारा जो काम हुआ वो सारा रुक गया, और 3-4 माह रुका रहा, और फिर सुना है उनको ओहदे से हटाया भी गया है। और अब इसहाक डार साहब, और लेकिन इसहाक डार साहब के साथ जो बांग्लादेश का आला सतही फ़ौजी वफ़द है वो पाकिस्तान के दौरे पर है, और वो पाकिस्तान के मैं आर्मी इसके चीफ को साथ कल आपको मिले। एक और ख़बर देता हूँ कि इसहाक डार के फ़ौरन बाद या इसके साथ ही हमारे वज़ीर तिजारत 24 तारीख तक वहाँ आज बल्कि पहुँच गए हैं, तो उनका भी दौरा वहाँ 24 से शुरू हाँ, होगा। जाम कमाल साहब भी गए हैं, जाम ट्रेड कमाल, भी उनके साथ। ट्रेड के भी बहुत सारे वहाँ पे मामला जो हैं तय पा रहे हैं। अच्छा, वैसे ही जो आप वीज़ा फ्री वाली कह रही हैं ना कि सरकारी अफसरों और डिप्लोमेट्स को, इसका बड़ा सख्त एक तजर्बा ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात में अब पाकिस्तानियों को तो यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, हम्म, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को चुप कराने के लिए डिप्लोमेट्स और सरकारी अफसरों को वीज़ा फ्री कर लिया है, अच्छा। और कहा है पाकिस्तानी अवाम की बात ना करें, तानू असी वीज़ा दे देने हैं। अब ये देखने की बात है कि बांग्लादेश पर तो पाकिस्तानियों के वीज़े की भी रिस्ट्रिक्शंस थी। नहीं, असल में जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जब बात करते हैं तो ये डार साहब की जो सियासी जमातों के साथ इंटरेक्शन है, उनके साथ मुलाकातें हैं, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए हैं। वहाँ पे जो उनकी नई जमात है उसके साथ हैं, फिर जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ हैं। तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट से सरकारी सतह पे नहीं मुमकिन होता। हुँ। उसके लिए वीज़े देने पड़ेंगे कुछ, यहाँ से स्टूडेंट्स को, सरकारी अफसरों को, ताजरों को। नहीं, अब ये तो वफ़ूद जाना एक और बात है। एक दौर था, मैं आपको बताऊँ, मुशर्रफ से पहले, आप समझिए हसीना वाजिद के आने से पहले, पाकिस्तान का बहुत बिज़नेस जो कैपिटल फ़्लाइट है वो बांग्लादेश हुई थी। उस वक़्त जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग थी और बिजली का बड़ा बहरान था, तो हाँ, यहाँ से काफ़ी सारी टेक्सटाइल मिलें वहाँ चली गई थी। चली गई थी, और कैपिटल फ़्लाइट बांग्लादेश हुई थी। जी। वो तो बाद में बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को छितर इतने मारे कि जो लोग बांग्लादेश अपना सरमाया लेके गए थे, वो सारे ही बड़ा ज़लील हुए और वो बड़ा तंग हुए। समझो उनको बाद में वीज़ों की प्रॉब्लम रही, वो कौड़ियों के भाव बेचते रहे अपना। अब ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जब ताल्लुकात खुलेंगे, हुँ। कैपिटल फ़्लाइट बांग्लादेश से पाकिस्तान होगी या पाकिस्तान से बांग्लादेश होगी? नहीं, अब कैपिटल फ़्लाइट नहीं होगी कहीं तरफ, किसी तरफ से भी, दो तरफ़ा तजारत है और इसमें एक जो बड़ा माहिदा तय पाने का इम्कान है या जिस पे पेशरफ्त का इम्कान है, उसमें पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है। अगर जो इस साल जनवरी में उनके लेफ्टिनेंट जनरल सलाम आए थे, वो एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू से मिले थे और उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने की बात की थी और JF-17 थंडर के वो 32 यूनिट्स लेना चाहते हैं और एक यूनिट की कीमत जो है वो $25 मिलियन है। तो कैपिटल फ़्लाइट नहीं है, ये दो तरफ़ा मामलात हैं, डिफेंस में भी मामलात हैं, तिजारत में भी मामलात हैं। अगर अच्छा, नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। वो हमसे क्यों लें? वो डायरेक्ट चीन से क्यों ना ले लें? नहीं, वो उनके लिए JF-17 थंडर जो है वो अफोर्डेबल है। अच्छा, J-10 उससे भी महंगा है, फिर अगर उसके बाद वो अगर राफ़ेल की तरफ जाते हैं वो उससे ज़्यादा महंगा है और फिर वो अगर यूरो फाइटर टाइफून की तरफ जाते हैं तो वो भी उनके लिए महंगा है।
जो JF-17 थंडर है वो चाइना के साथ कंपेटेबल है। अगर उसमें PL-15 मिसाइल वो लगाना चाहते हैं तो वो इसमें लगता है। तो वो चाइना से मिसाइल लेंगे, जो तैयारे हैं वो हमसे लेंगे। तो ये दोनों तरफ का है। अच्छा, इसका मतलब लेकिन इंडिया तो खुश नहीं होगा बांग्लादेश को हम जंगी हथियारे बेचेंगे तो। नहीं, इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के जो बॉर्डर के साथ उनकी 4 रियासतें इंडिया की हैं, वो सारी ट्रबल्ड रियासतें हैं। उनमें वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे बांग्लादेशी वो जो चिकन नेट कहते हैं। चिकन नेक का तो मामला है। उसमें वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों की वजह से बहुत सारे अनरेस्ट पाई जाती है। वहाँ पे कहा जाता है कि ये चूँकि बंगाली बोलने वाले हैं, वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ सेटल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता ये भारतीय हैं या नहीं है। वहाँ वेस्ट बंगाल में वो बड़ा मसला चल रहा है। फिर असम है, फिर मिज़ोरम है, फिर आपको इंडिया बांग्लादेश लड़ाई नज़र आती है? इंडिया बांग्लादेश लड़ाई अभी नहीं नज़र आती, लेकिन अगर ये कुर्बत जो है वो ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बॉर्डर पे किसी किस्म की झड़पें शुरू हो मैं आज सकती हैं। सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बिल्कुल वीज़ा ख़त्म कर देना चाहिए, तो फिर कतर से पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी। बेशक दो अलग अलग हुकूमतें रहें, लेकिन वीज़ा फ्री हो तो आप उधर जा सकते हैं, वो इधर आ सकते हैं, तो फिर कन्फेडरेशन वाली नहीं, बात हो जाए। ये एक अच्छा तस्वुर है, ये एक अच्छा ख्वाब है, हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। जिस तरह के हमारे साथ तो उनकी बहुत सारे अलहदगी, मुल्क आप मुल्क आपस में वीज़ा फ्री हैं। जिस जिस अंदाज से हमारी अलहदगी हुई है, उसमें फौरी तौर पे ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। पहले ताल्लुकात में कोई एक तरह से नॉर्मलाइजेशन लानी पड़ेगी, एक दूसरे को यकीन देखिए, दहानियाँ करानी बहुत से पड़ेंगी। मुल्कों में पाकिस्तान वीज़ा फ्री है। वो पाकिस्तान वीज़ा फ्री होगा, वो लेकिन आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर आप बांग्लादेश के साथ एक माजी है। आप उस माजी को बांग्लादेशियों के ज़हन से नहीं खुरच सकते। वो कहते हैं वहाँ का नौजवान जो है वो अब पाकिस्तान के बारे में वो जज्बात नहीं रखता जो पिछली नस्ल रखती थी। आप मुझे ये बताएं, जो 15 साल हसीना वाजिद का दौर है और उस दौर में जितनी भर्तियां हुई हैं, और वो सारी हसीना वाजिद ने अपनी पार्टी के कारकुनों को अफसर भी बनाया, मतलब क्लर्क भी रखा, हर उनकी भर्ती है। पाँच गए ना सारे, अब क्लीन अप हो गया। वो नहीं, जैसे तैयब उर्दगान ने अभी आपने एक अभी वो मिसाल दी। गोलन तहरीक वालों को निकाला था ना, तैयब उर्दगान ने चुन अभी चुन के निकाला था, ये अभी भी चुन आपने एक चुन के मिसाल दी निकाला। उनके सेक्रेटरी खारजा की, हाँ, कि उसने हाँ, ताल्लुकात तो में निकल गया ना। वो निकल गया। लेकिन इस तरह आस्ता आस्ता लोग उसमें अभी एक्सपोज होंगे, एकदम इतनी बड़ी तो सफाई नहीं आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं नजर आता? नहीं, उन ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू, अगर आप जिस तरह वो बड़ा ब्रेक थ्रू जो आप कह रहे हैं, वो इस तरह फौरी मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि दोनों इंडिया के खिलाफ मिलकर चलेंगे? दोनों इंडिया के खिलाफ तभी मिलकर चलेंगे अगर वहाँ पे हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के हक में साजगार रहती है। ठीक आपको है। क्या लगता है वहाँ 2026 में डॉक्टर यूनूस इलेक्शन करा देंगे? अब मुझे नहीं लगता कि, अब मेरा ख्याल है कि बांग्लादेशी आर्मी का भी एक हमेशा से वहाँ की सियासत में, वहाँ के इक़्तिदार में एक हिस्सा रहा है। इक़्तिदार में उनका एक मामला था। तो अभी मेरा ख्याल है डॉक्टर यूनूस और फौज साथ साथ हैं, तो जब तक वो साथ साथ हैं इलेक्शन नज़र नहीं आते। आपको लगता है डॉक्टर यूनूस ही चलाएंगे फिर बांग्लादेश को? जब तक डॉक्टर यूनूस और फौज में बिगड़ती नहीं है, पिछले दिनों उनमें बिगड़ने की भी कुछ इतलात आई थी, तो फिर दोबारा मामला तय पा गए हैं। सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं ना, इक़्तिदार वो चाहती हैं। जमात इस्लामी कहते हैं कुछ 26% पॉपुलर है, सिटीज़न पार्टी जो है वो कहते हैं वो भी पॉपुलर है, वो कहते हैं वहाँ इत्तेहाद बन जाए तो एक इत्तेहाद बन के इलेक्शन जीता भी जा सकता है। तो वो और उसके लिए इस वक्त अवामी लीग नहीं है, वहाँ वही हालात हैं कि आपने पीटीआई को माइनस करते हैं तो फिर बाकी जमातों का जीतना बहुत आसान है। तो इस उसके वक्त लिए हसीना वाजिद लीडरलेस है, पार्टी लेस है, उम्मीदवार लेस है। ऐसे में इलेक्शन होता है तो पार्टियों को नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार ते वटे ते पे है। उसके लिए उनको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा ना। फिर हम्म फार्मूला हमेशा बनाना पड़ता है, ग्राउंड बनाना पड़ता है। तो दूसरा, डॉक्टर यूनूस साहब को इक़्तिदार अपने हाथ से जाता नजर आएगा तो वो भी उसके लिए भी बेचैन रहेंगे। फौज तो टेक ओवर कर सकती है बलूचिस्तान, बांग्लादेश? नहीं, टेक ओवर अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। तो उनके लिए हालात उस तरह साजगार नहीं है, तो अभी मेरा ख्याल है तो हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, ये ज़रा भारत अमेरिका पे बात कर लें। जी। क्या चल रहा है भारत अमेरिका पे? भारत के लिए एक खबर जो नॉर्मल खबर है, लेकिन उस पर भी भारत बहुत बड़ा रिएक्ट कर रहा है। वहाँ पे अमेरिका ने एक नया सफ़ीर नामज़द किया है, सर्जियो गोर। सर्जियो गोर सफ़ीर नामज़द होना तो मामूल की बात है, लेकिन उनको 2 ओहदे दिए जा रहे हैं। भारत में सफ़ीर के साथ साथ वो
यहाँ पे जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए स्पेशल नुमाइंदे भी होंगे। तो ये भारतीय निजात हैं? ये भारतीय निजात नहीं है, ये ताशकंद में पैदा हुए हैं, 38 साल इनकी उम्र है और इनका कोई सफारती कैरियर नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप लॉयलिस्ट हैं। और तो ट्रंप अपने लॉयलिस्ट को ओहदे दे रहा है, वो कहता है भाड़ में जाओ सारे, जो मेरा वफादार है वो ओहदों का हकदार है। तो ट्रंप लॉयलिस्ट, तो इस हद तक वो ट्रंप इस बात पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज में बहुत सारी बरतरफियाँ कर दी हैं। अभी कल ही की नहीं तो पर इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ की जंग है आपको वो भी चल रही है। अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो टैरिफ की जंग है वो तो 25 से 29 तक अमेरिकी वफ्द ने दौरा करना था, वो दौरा मुलतवी हो गया, अब अमेरिकी नहीं आ रहे। और जब भारतीय जा नहीं रहे, अमेरिकी आ नहीं रहे, फिर क्या होएगा? जब जयशंकर से ये पूछा गया, आज ही उन्होंने अपनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि हमारे को बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा हाँ बातचीत तो होती रहती है, बातचीत तो कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने उसकी तरदीद भी नहीं की, उन्होंने उसकी तस्दीक भी नहीं की, लेकिन मामलात उनके अच्छे नहीं हैं। और फिर ये सफ़ीर को 2 ओहदे दे के यहाँ भेजना है, ये उनके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस है। कहते मैंने पिछले दिनों सुना था भारत बांग्लादेश से ये चाहता है कि वो उसका माल बांग्लादेश अमेरिका एक्सपोर्ट करते, लेकिन शायद बांग्लादेश मान नहीं रहा। जैसे वो रूस का तेल बेचते हैं, ऐसे बांग्लादेश जो है वो भारतीय चीज़ें अमेरिका को बेचते हैं। ये नए रूट्स तो बन रहे हैं, चाइना ने तो रूट्स बना लिए हैं। चाइना तो कनाडा और मैक्सिको के ज़रिए अमेरिका में माल भेज रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सारे रूट्स तो ये लोग तलाश कर रहे हैं। भारत भी किसी रूट की तलाश में है। रूट की तलाश में। सस्ता टैरिफ तो हमारा ही है 19%। सबसे सस्ता तो किसी के पास नहीं है, सबसे सस्ता तो हमारे पास है। तो अगर भारत ज़्यादा मजबूर हुआ तो शायद हमारे साथ ताल्लुकात को कुछ नॉर्मल करने की बात शायद आ जाए। कल आप नहीं मान रहे थे, आज मान गए हैं। चलिए अब प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप मेरी कल वाली बात से जो डिसएग्री कर रहे थे आज मान गए हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।